सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के बाद चुनाव आयोग द्वारा ओबीसी आरक्षित सीटों पर निर्वाचन रोककर अन्य सीटों पर कराए जा रहे चुनाव के मामले को लेकर ओबीसी हितैषी संगठनों और ओबीसी वर्गों का आक्रोश सड़क से लेकर ओबीसी नेताओं के बंगले तक पहुंच गया है। 24 दिसंबर को जिले के कद्दावर नेता और प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन के मूल निवासी संगठन पीपीआई, ओबीसी महासभा और ओबीसी छात्र छात्राओं ने बंगले का घेराव किया और ओबीसी आरक्षण पर माननीय न्यायालय के फैसले और चुनाव आयोग के निर्णय पर खामोश बने रहने पर आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की। हालांकि इस दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन अपने बंगले में नहीं थी, जिससे आंदोलनकारी संगठनों ने ओबीसी आरक्षण को यथावत रखने, ओबीसी की जातिगत जनगणना करने और वर्षों से रुकी ओबीसी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति को शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन को ज्ञापन सौंपा। मूल निवासी संघ जिलाध्यक्ष राजेश मरार ने कहा कि माननीय न्यायालय में परेशानी को लेकर कोई भी याचिका लगाई जाती है कि न्याय के आसन पर बैठे न्यायाधिपति उस पर अपना निर्णय दें, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसके उलट देखा गया। माननीय न्यायालय में रोटेशन के आधार पर चुनाव कराए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला दे दिया, जबकि आरक्षण को लेकर याचिका नहीं थी, जो साबित करता है कि ओबीसी वर्ग को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, जिसका हम कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे मध्य प्रदेश से पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कुछ आरक्षण के लिए कुछ लगा ही नहीं था, तो फिर वहाँ का जज बैठा हुआ जज कैसे हमारे खिलाफ आरक्षण हमारे खिलाफ फैसला कर दे रहा है? आप खुद सोचिए, इन लोग की मंशा ही नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक के सत्ता में एक ही वर्ग के लोग बैठ चुके हैं, जिस कारण हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या मांग को लेकर यहाँ पिछड़ा? आज हम इसी मांग को लेकर आए हैं कि हमारे ओबीसी का जातिगत जनगणना हो और साथ में जो आरक्षण यहाँ ख़त्म किया गया, हमारी हक हिस्सेदारी ख़त्म की गई है, वही हक हिस्सेदारी को लागू करे और साथ में जो जातिगत जनगणना के अनुसार संख्या निकलेगी उसी के अनुसार हमको हिस्सेदारी होना चाहिए, ना कि 27%, ना कि 14%। हमको उसी के हिसाब से हिस्सेदारी होना चाहिए। क्या होता है कि अगर आपको 27% दिला दिया गया और आप उसके लिए आंदोलन करेंगे, वो हो सकता है आपको 20% दे, आप संतुष्ट हो जाओगे कि यार चलो 27 मांग रहे थे 20 दे दिया, और वो 20 में भी हमको 2% ना दे बैठे हुए सत्ता शासन में, इसलिए हमको अब उतना ही चाहिए जितनी हमारी संख्या है। पीपीआई जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र जामरे ने कहा कि यह सर्वविदित है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया है, जबकि चक्रानुक्रम पद्धति से चुनाव कराए जाने की मांग माननीय न्यायालय से की गई थी, लेकिन फैसला ओबीसी आरक्षण को लेकर आया है, जो कहीं से भी कानून और न्याय संगत नहीं है, जिसका हम विरोध करते हैं। कि आगामी जो हाल ही में जो इलेक्शन होना था, पंचायत इलेक्शन, त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन, इसमें ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ था, जिसके आधार पर रोटेशन पद्धति से चक्रानुक्रम पद्धति से जो इलेक्शन होना चाहिए था वो इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ओबीसी के रिजर्वेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो हमारा जो संघ है ये मांग करता है कि ओबीसी को जो है त्रिस्तरीय पंचायतों में रिजर्वेशन उसको दिया जाए, जो कि एक कानून संगत है और न्याय संगत भी है। इसी प्रकार ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि 74 वर्ष पूर्व ओबीसी की जनगणना की गई थी, लेकिन उसके बाद कभी ओबीसी की जनगणना नहीं की गई, जिसके कारण जब भी ओबीसी के आरक्षण की बात आती है तो माननीय न्यायालय उस पर रोक लगा देता है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। यह ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने की भाजपा और आरएसएस की साजिश है। लगभग 5 महीने हो गए हैं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष बने, लेकिन इन 5 महीनों में उन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग को लेकर न कोई बयान दिया और न ही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी मीडिया के माध्यम से दी। कि जैसा कि हमारे भारत देश में 74 वर्ष पूर्व ओबीसी की जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन 74 वर्ष के बाद अभी वर्तमान तक ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना नहीं की गई, जिसके कारण बार बार सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो लगातार ओबीसी के साथ में जो आरक्षण लागू किया जाता है उस पर रोक लगा दी जाती है। तो सबसे पहले जिस तरीके से हम लोग अभी देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव में ओबीसी पे आरक्षण पे रोक लगा दी गई है, ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश भाजपा और आरएसएस के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत की गई है। तो हम लोगों की सबसे पहली मांग है कि भारत देश के अंदर में शीघ्र से शीघ्र ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। दूसरी जो हमारी मांग है कि बालाघाट जिला ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्रा जो दूर दराज गांव से आते, मजदूरों के बेटे होते बेटी होती, उनकी 2 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो आदरणीय पिछड़ा वर्ग
वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष से निवेदन है कि उनकी छात्रवृत्ति तत्काल लागू की जाए। इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया गया था, उसको सभी क्षेत्रों में 27% आरक्षण देने की सहित अन्य मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आंदोलन में पहुंची छात्राओं ने भी परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए वर्षों से रुकी छात्रवृत्ति के जल्द भुगतान करने की मांग की। सर, हम सारे छात्र छात्राओं का कहना है कि हमें अभी तक हमारी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हम गरीब परिवार से हैं सर, हम लोगों को हम महंगी बुक मिलती है, हम लोग नहीं कर ले पाते हैं। ये छात्रवृत्ति मिलती है तब छात्रवृत्ति मिलती है हमको, हम तब लेकर पाते हैं। हम कब से हम लोग 4 बार कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा चुके हैं। हमें यही बोला जाता है कि आप अगली बार आइए, हम अगली बार आपका है तो सॉल्व कर देंगे, ऐसा वैसा हमको बस चक्कर ही लगवा रहे हैं सर। हमको भी तो लगता है ना, हम भी तो, हमारे माँ बाप है तो मजदूरी करते हैं या फिर किसानी करते हैं, हम लोग उतना नहीं कर पाते। हमको बस का किराया 70 रुपये लेकर आना जाना करते हैं हम लोग। कितने सालों से आपको स्कॉलरशिप? सर, हमको तो पिछले साल की सेकेंड ईयर की भी स्कॉलरशिप नहीं मिली और इस बार की भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है, ST वालों की, और SC ST OBC तीनों को नहीं मिली है सर। कभी दीवारों पर युग निर्माण योजना मथुरा का कोटेशन दिखाई देता था, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, लेकिन अब वह समय के साथ दिखाई नहीं देता है। लेकिन यह अक्षरशः सत्य है। आम लोगों में किसी नियमों का पालन कराने के पहले हमें उन नियमों का पालन करना होगा। यह बात यहाँ इसलिए बताना जरूरी है कि जिन लोगों पर लोगों को मास्क लगाने के नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी है, वही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बस नियमों का पालन करवाने का जिम्मा उठाए लोगों को नियमों का पालन का सबक सिखा रही हैं। देश और प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ने सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक को चिंता में डाल दिया है। पूरी सरकार तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के प्रभाव से कांप रही है, लेकिन इसको लेकर जारी निर्देशों का पालन कोई नहीं करना चाहता है और अक्सर ऐसी ही हालत बीमारियों को बढ़ावा देती है। हम यह पिछली 2 लहरों के दौरान देख चुके हैं। जब भी कोरोना नियमों की अनदेखी की गई, तब यह दुगनी रफ्तार से लोगों के बीच फैला है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रही है ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बंदिशों और नियमों का पालन करें, लेकिन लोग 20 रुपये के मास्क की अवहेलना कर 200 रुपये जुर्माने भरने को तैयार हैं। वहीं बीमारी को भी आमंत्रित कर और लोगों में संक्रमण का खतरा पैदा कर रहे हैं। अब जब कोरोना के लगातार आ रहे मरीजों से चिंता बढ़ने लगी है, तो एक बार फिर सरकार ने प्रदेश में रात में नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही रोको टोको अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर नगरपालिका और पुलिस सड़क पर आकर अब रोको टोको अभियान में कार्यवाही को लेकर जुट गई है और बिना मास्क पहने बाहर निकल रहे लोगों को पकड़ कर उन पर जुर्माने की कार्यवाही कर रही है। 24 दिसंबर शुक्रवार को यह नज़ारा आम्बेडकर चौक में दिखाई दिया, जहां पुलिस की मौजूदगी में नगरपालिका की टीम बिना मास्क पहने सड़कों पर निकले लोगों को पकड़कर उन पर जुर्माना कार्यवाही करते हुए दिखाई दी। लेकिन रोको टोको अभियान की निष्पक्ष कार्यवाही पर उस समय सवाल खड़े हो गए, जब कार्यवाही कर रही टीम के आगे चौपहिया वाहन में 2 पुलिसकर्मी मुस्कुराते हुए बिना मास्क पहने निकल गए। जानकारों की माने तो इसी आम्बेडकर चौक में प्रशासन के एक और तत्कालीन अधिकारी बिना मास्क पहने मास्क कार्यवाही करते हुए पूर्व समय में कैमरे में कैद हुए थे। उस दौरान भी यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। वैसा ही नज़ारा 24 दिसंबर को आम्बेडकर चौक में चल रही कार्यवाही के दौरान दिखाई दिया, जहां नगरपालिका और पुलिस की टीम बिना मास्क पहने सड़कों पर निकली दोपहिया और चौपहिया वाहनों को रोककर कार्यवाही कर रही थी। उस समय ही विभागीय चौपहिया वाहन से 2 पुलिसकर्मी बिना मास्क लगाए निकल गए, लेकिन न तो चौक पर खड़े अन्य पुलिसकर्मियों ने रोका और न ही नगरपालिका की टीम ने, जिससे लोगों ने कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि रोको टोको अभियान की कार्यवाही सूरत देखकर हो रही है। भविष्य में कार्यवाही पर ऐसे सवाल खड़े न हों, इसके लिए न केवल कार्यवाही कर रही टीमों को बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी ध्यान रखना चाहिए। आरक्षी केंद्र बहेला में हत्या के एक मामले में बालाघाट न्यायालय के प्रधान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केशरवानी की अदालत ने विचारण उपरांत लास्ट सीन एविडेंस के आधार पर फैसला देते हुए 2 आरोपी बहेला निवासी 25 वर्षीय खुमेर डहारे और 26 वर्षीय देवेंद्र नागोड़े को हत्या का दोषी पाते हुए धारा 302-34 आईपीसी में आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अधिवक्ता मदन मोहन द्विवेदी ने पैरवी की थी।
लोक अभियोजक अधिवक्ता मदन मोहन द्विवेदी ने बताया कि 19 अक्टूबर 2020 को बहेला निवासी किशोर डहारे अपने पुत्र विजय डहारे के साथ मंदिर में भजन मंडली के आयोजन में गया था, जहां से किशोर डहारे कुछ देर बाद आने की बात कहकर पुत्र विजय डहारे को मंदिर में छोड़कर निकला था। कुछ समय पश्चात मंदिर में पिता का इंतजार कर रहे पुत्र विजय डहारे ने देखा कि एक मोटरसाइकिल में उसके पिता को बीच बैठालकर खुमेर डहारे और देवेंद्र नागौड़ नहर की ओर जा रही थी। उस रात किशोर डहारे घर पर नहीं लौटा, जिसका दूसरा दिन शव मिला था, जिसके गले में निशान बने थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद बहेला पुलिस ने नहर के पास से मृतक किशोर डहारे का शव बरामद कर उसके शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। मामले की पीएम रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि किशोर डहारे की हत्या रस्सी से गला घोंटकर की गई है, जिस पर बहेला पुलिस ने मामले में धारा 302-34 आईपीसी के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया था, जिसमें विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रंजिश में की गई हत्या के मामले में आरोपी खुमेर डहारे और देवेंद्र नागौड़े को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था। जिसके बाद बहेला पुलिस ने मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसमें माननीय न्यायालय में विचारण चल रहा था, जिसमें बेटे द्वारा अंतिम बार पिता को आरोपियों के साथ नहर की ओर जाते हुए देखे जाने और दूसरे दिन नहर के पास ही मृतक का शव मिलने से आपस में मिल रही कड़ियों को जोड़ते हुए माननीय न्यायालय ने पुत्र विजय सहारे के लास्ट सीन एविडेंस के आधार पर फैसला देते हुए अपराधियों को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है।